दिस इज 92.7 बिग एफएम। पेश है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। कौन था वो लाइटमैन जिसे देखकर डायरेक्टर मोहन सिन्हा ने पूछा, एक्टिंग करोगे? उस लाइटमैन का क्या हुआ? ये होगी आज की पहली कहानी। साथ ही बताऊंगा कौन सी थी वो फिल्म जिसके लिए लाखों रुपए चार्ज करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर जय किशन सिर्फ 20,000 रुपए में संगीत निर्देशन देने को तैयार थे, फिर भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं माने। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स दिल ने फिर याद किया में आज हम याद करेंगे स्वर्गीय जेमिनी गणेशन को, और रीमेड इन इंडिया में चर्चा एक विदेशी फिल्म की जिसका टाइटल है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और फिर बताऊंगा कि इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आधार करके कौन सी हिंदी फिल्म बनाई गई। अंत में हमारे श्रोता विप्लव शर्मा का प्रश्न और हमारे उत्तर। तो चलिए दोस्तों, मित्रों, मेहरबान कदरदान, शुरू करते हैं सुहाना सफर। कश्मीर के अभिजात्य परिवार का एक लड़का 18 साल की उम्र में घर से भागकर बंबई आ गया। पॉकेट में थे सिर्फ 26 रुपए। सपना था फिल्मों में काम करने का। लड़के का नाम था ओमकार नाथ धर। 26 रुपए उस जमाने में भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। जल्दी ही खत्म हो गए। बंबई की फुटपाथ पर रातें गुजरने लगीं। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटकन शुरू हो गई। दर दर भटकने के बाद कृष्णा फिल्म स्टूडियो में लाइटमैन की नौकरी मिल गई। अब हुआ ये कि एक दिन लंच ब्रेक में बालक ओमकार नाथ स्टूडियो के कंपाउंड में बैठा था। तभी स्टूडियो के मालिक मोहन सिन्हा उधर से गुजरे। ओमकार को घूर कर देखा, रुक गए। खूबसूरत गोरा चिट्टा जवान लड़का ओमकार। ओमकार घबरा गया। मोहन सिन्हा ने उसे पास बुलाया और पूछा, एक्टिंग करोगे? यह सुनकर ओमकार की आवाज ही बंद हो गई। जबान हिल भी ना सकी। फिर मोहन सिन्हा ने पूछा, क्या करते हो? बड़ी मुश्किल से ओमकार बोल सका, लाइटमैन हूं सर, स्टूडियो में रिफ्लेक्टर संभालता हूं। मोहन सिन्हा चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए। ओमकार अभी भी घबराया हुआ था। थोड़ी देर बाद उसे ऑफिस में बुलाया गया। वो कैमरे के सामने खड़ा था स्क्रीन टेस्ट देने के लिए। ऑफिस में जब पहुंचा तो देखा, बहुत बुरी तरह से घबरा गया। उसका स्क्रीन टेस्ट लिया गया मोहन सिन्हा के कहने पर, और इत्तेफाक देखी कि स्क्रीन टेस्ट में ओमकार पास हो गया। मोहन सिन्हा ने स्क्रीन टेस्ट के बाद पूछा, गाना गाते हो? ओमकार ने 2-4 लाइनें गुनगुना के भी सुना दी। और अगले दिन ओमकार को फिल्म फैशनेबल इंडिया के लिए साइन भी कर लिया गया। ये लाइटमैन ओमकार नाथ धर आगे चलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक महान अभिनेता जीवन कहलाए। ऋषिकेश मुखर्जी एक फिल्म बना रहे थे, नाम था अनुराधा। इस फिल्म के संगीत को लेकर ऋषिकेश कश्मकश में थे। उन्हें क्लासिकल लिए हुए संगीत की जरूरत थी। कहानी की डिमांड ऐसी थी। मगर ऋषिकेश मुखर्जी फैसला नहीं कर पा रहे थे कि संगीतकार किसे साइन करें। ऋषिकेश के ध्यान में लता मंगेशकर का नाम आया। यहां बताना चाहता हूं कि लता मंगेशकर ने कई मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशन किया है अपना नाम बदलकर। ऋषिकेश ने लता से बात की तो लता मंगेशकर ने साफ इनकार कर दिया। लता मंगेशकर के इनकार करने की खबर उस जमाने की मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को पता चल गई। शंकर जयकिशन ने ऋषिकेश मुखर्जी से संपर्क किया। शंकर जयकिशन उन दिनों एक फिल्म में म्यूजिक देने के लाखों चार्ज करते थे। शंकर जयकिशन इतने उत्सुक थे, इतने इंटरेस्टेड थे कि उन्होंने सिर्फ 20,000 रुपए में अनुराधा का म्यूजिक देने का अपनी तरफ से ऑफर दे डाला। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी को शंकर जयकिशन न जाने क्यों नहीं जचे, और फाइनली उन्होंने सितार वादक पंडित रविशंकर को म्यूजिक देने के लिए अनुबंधित कर लिया। एक ग्रेट सिंगर जिन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर के दौरान ना तो कोई इंटरव्यू दिया, ना कोई तस्वीर खिंचवाई, और उनका नाम स्वर्गीय शमशाद बेगम। बात कर रहे हैं शमशाद जी की। लाहौर में बनी फिल्म खजांची से फिल्मों में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके गाए एक कली नाजों की पली
और सावन के नज़ारे हैं आहा आहा। इस फिल्म में उनके गाने जितने भी उन्होंने गाए सभी गीत बहुत मशहूर हुए। लाहौर की कुछ और फिल्मों में उन्हें गाने का मौका मिला। फिर वो महबूब खान के बुलावे पर फिल्म तकदीर में गाने के लिए बम्बई आई तो हमेशा के लिए बम्बई की होकर रह गईं। शमशाद जी ने न जाने कितने बेहतरीन गीत हमें दिए हैं। याद कीजिए, धरती को आकाश पुकारे, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, छम कभी आर कभी पार लगाती रे नजर, हाँ सैया घायल की हरे तूने मोरा, बूझ मेरा क्या नाम रे, और एक और मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। इस तरह के गाने जब भी आप सुनते हैं तो याद आती है शमशाद जी की। लेकिन अपने फैंस के लिए वो एक मिस्ट्री बनी नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो किसी आम संगीत प्रेमी ने कभी उन्हें देखा था और ना ही उनकी कोई तस्वीर या उनके बारे में कोई जानकारी या इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। होती भी कैसे? उन्होंने हमेशा ही इंटरव्यू देने और तस्वीरें खिंचवाने से परहेज किया। शमशाद जी पहली बार साल 1969 में लोगों के बीच आईं, और जब आईं तब तक वो फिल्मों से अलग हो चुकी थीं। मुंबई के षणमुखानंद हॉल में हुए उस कार्यक्रम में लोग उन्हें देखने के लिए टूट पड़े, लेकिन उसके बाद फिर अचानक गुमनामी में खो गईं। लोगों को लगता था कि वो पाकिस्तान शिफ्ट कर गई हैं। साल 1998 में वो तब अचानक फिर से लाइमलाइट में आईं जब मीडिया में उनकी डेथ की खबरें आईं। लेकिन ये खबर झूठी निकली, क्योंकि जो गुजरी थीं वो शमशाद बेगम नहीं थीं। जो सिंगर थीं वो नहीं गुजरी थीं, बल्कि वो सायरा बानो जी की नानी यानी अभिनेत्री नसीम बानो जी की माँ। इत्तेफाक से उनका इसमें शरीफ, उनका नाम भी शमशाद बेगम था, वो गुजर गई थी। अफसोस की बात कि सच्चाई का पता चलने के बावजूद किसी भी अखबार ने, मीडिया ने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिल्म इतिहासकार और लेखक शिशिर कृष्ण शर्मा ने 2004 में उन्हें मुंबई में ही खोज निकाला, ढूंढ लिया। शमशाद जी का निधन 23 अप्रैल 2013 को मुंबई में हुआ। जी, शिशिर कृष्ण शर्मा को दिए गए अपने उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि परिवार की रिवायत के मुताबिक उन्हें बचपन से ही पर्दे में रहने की हिदायत थी और सख्त हिदायत, इंस्ट्रक्शंस उनके लाइफ का हिस्सा बन गए। इस वजह से वो हमेशा ही इंटरव्यू देने और तस्वीरें खिंचाने से बचती रहीं। पेश खिदमत है सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा स्वर्गीय जैमिनी गणेशन को। 17 नवंबर 1920 को तमिलनाडु के पुदुकोट्टाई में जैमिनी गणेशन का जन्म हुआ। जन्म का नाम रामास्वामी गणेशन। इनके पिता नारायण स्वामी महाराजास कॉलेज के प्रिंसिपल थे। जैमिनी ने पिता के कॉलेज से प्रारंभिक शिक्षा लेकर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें उसी कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर की नौकरी भी मिल गई, लेकिन नौकरी में दिल नहीं लगा, सो नौकरी छोड़ दी और जैमिनी स्टूडियोज में प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करने लगे। यहीं पर उन्होंने अपने नाम से रामास्वामी हटाकर जैमिनी जोड़ लिया और बन गए जैमिनी गणेशन। जैमिनी स्टूडियोज में काम करते हुए उन्हें एक तमिल फिल्म में छोटा सा रोल करने का अवसर मिला। फिल्म का नाम था मिस मालिनी। मिस मालिनी के बाद जैमिनी गणेशन ने अपना भाग्य आजमाने की सोची अभिनय की फील्ड में। 2-4 फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद मनम पोल मंगलम में चांस मिल ही गया हीरो बनने का। फिल्म आई और जबरदस्त हिट हो गई और शनह शनह जैमिनी गणेशन तमिल सिनेमा में छा गए। जैमिनी गणेशन ने हिंदी फिल्मों में भी अपना भाग्य आजमाया। 1957 में वो मीना कुमारी के हीरो रहे। फिल्म थी मिस मैरी। मिस मैरी उस साल की सुपर हिट फिल्म रही। उसके बाद देवता, राज तिलक, सौगंध
जय जगत जननी, नजराना जैसी कई फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों में जेमिनी गणेशन का सफर छोटा जरूर था, लेकिन यादगार रहा। जेमिनी गणेशन ने 3 विवाह किए थे। 3 विवाह से 8 संतानें हुई, 7 पुत्रियां और 1 पुत्र। उनकी एक पुत्री इंडस्ट्री की एक महान अभिनेत्री मानी जाती हैं। स्वर्गीय जेमिनी गणेशन की उस महान सुपुत्री का नाम है रेखा। जेमिनी गणेशन को 1971 में पद्मश्री का सम्मान मिला। जीवन के आखिरी दिन उन्होंने अपनी बेटी कमला सेल्वन के साथ गुजारे, जो एक ख्याति प्राप्त महिला रोग विशेषज्ञ हैं। कई सालों अस्वस्थ रहने के बाद 85 साल की उम्र में जेमिनी गणेशन ने 22 मार्च 2005 को दोपहर के लगभग 1:30 बजे अंतिम श्वास ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। स्वर्गीय जेमिनी गणेशन को पुनीत स्मरण, विनम्र श्रद्धांजलि, हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट। और अब रीमेड इन इंडिया, चर्चा 1993 की एक फिल्म की जिसे डायरेक्ट किया था जॉन बैडहम ने, स्टारिंग ब्रिजिट फोंडा, गैब्रियल बायरन, डरमॉट मल्रोनी एंड एनी बैनक्रॉफ्ट। फिल्म का नाम था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इस फिल्म की कहानी है एक ड्रग एडिक्ट लड़की मैगी हैवर्ड की। मैगी से एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो जाता है और उसे मृत्युदंड मिलता है। सरकारी कागजों में मैगी की मौत हो चुकी है, लेकिन मैगी को यूएस गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट एजेंट बॉब के हवाले कर दिया जाता है। मैगी का नाम बदल दिया जाता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है और टफ ट्रेनिंग के बाद बॉब उससे सीक्रेट मिशन पूरी करने की जिम्मेदारी लेता है। मैगी एक सीक्रेट मिशन पर होती है, तभी उसकी मुलाकात होती है अपार्टमेंट हाउस मैनेजर जेपी से। दोनों में धीरे धीरे अट्रैक्शन होता है, प्यार हो जाता है। जेपी से प्यार होने के बाद मैगी को ये खून खराबे भरी जिंदगी से नफरत होने लगती है। वो बॉब से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अब इन सीक्रेट मिशन से छुटकारा दे दिया जाए। बॉब वादा करता है कि सिर्फ एक और मिशन के बाद वो मैगी को आजाद कर देगा। बॉब की बात मानकर मैगी एक नए सीक्रेट मिशन पर जाती है, लेकिन बॉब का बॉस विक्टर नाम के एक आदमी को मैगी और उसके एक साथी के पीछे लगा देता है। मिशन पूरा होने के बाद दोनों की हत्या कर देने के लिए घटनाक्रम आगे बढ़ता है। मैगी का सीक्रेट मिशन पूरा होता है, उसकी साथी को विक्टर मार डालता है। मैगी को विक्टर मारता, लेकिन उससे पहले ही विक्टर खुद मारा जाता है। बॉब मैगी को घायल अवस्था में जिंदा देख लेता है, लेकिन वो अपना वादा निभाते हुए गवर्नमेंट को खबर करता है कि सीक्रेट मिशन में मैगी, उसकी साथी और विक्टर तीनों खत्म हो गए हैं। इसी प्लॉट पर 1999 में एक हिंदी फिल्म बनाई गई थी। महेश भट्ट ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। काम किया संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला और गुलशन ग्रोवर ने। फिल्म का नाम था कारतूस। हिसार के विप्लव शर्मा का सवाल, फिल्मों में काम करने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? तो शर्मा जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हिंदी फिल्मों में सबसे पहले जिस क्रिकेटर ने एक्ट किया था, काम किया था, वो थे सलीम दुर्रानी। 1973 में बी.आर. इशारा ने सलीम दुर्रानी को परवीन बॉबी के अपोजिट हीरो बनाया। फिल्म का नाम था चरित्र। अगर इस सिलसिले में आप में से किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, सूचना हो, जानकारी हो, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। प्रिय मित्रों, आज के लिए इतना ही। चलने का समय हो गया है। फिर आपसे भेंट होगी इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर ये कार्यक्रम। चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। जयराम जी की जय हिंद, वंदे मातरम।